आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल से मशहूर साधना की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। एक जमींदार की बेटी कैसे बन गई बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से क्या कनेक्शन है साधना का। द शोमैन राज कपूर के साथ क्यों जबरदस्त झगड़ा हुआ था साधना का। कैसे आशा भोसले ने साधना की जिंदगी को नर्क बना दिया। ऐसा क्या हो गया साधना के साथ जिसकी वजह से साधना अंधी हो गई। आखिर क्यों साधना की ही छोटी बहन ने साधना के बच्चे को जान से मार दिया और कैसे साधना की हो गई तड़प तड़प कर मौत। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना का जन्म 2 सितंबर सन 1941 को तब के हिंदुस्तान यानी आज के पाकिस्तान के कराची शहर में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। साधना जी के पिताजी का नाम था शिवराम शिवदसानी और साधना की माँ का नाम था लाली देवी। साधना की बड़ी बहन का नाम था सरला शिवदसानी। साधना के पिता एक्टर हरी शिवदसानी के बड़े भाई थे। एक्टर हरी शिवदसानी की बेटी थी एक्टर बबीता। इस तरह से साधना और बबीता एक दूसरे की बहन थीं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि साधना का असली नाम साधना था ही नहीं, बल्कि साधना का असली नाम था अंजलि शिवदसानी। मगर चूंकि साधना के पिता मशहूर सिंगर एक्टर साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए जब साधना 5 साल की थी तो उनके पिता शिवराम शिवदसानी ने उनका नाम बदलकर साधना कर दिया। साधना के पिता कराची के बहुत बड़े अमीर जमींदार थे। मगर जब सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे की आग ने दंगों का रूप लेकर सारे कराची को जलाना शुरू किया, तो एक सिंधी हिंदू होने के नाते ज़मीन जायदाद सब छोड़कर एक झोले में कपड़े लत्ते भरकर अपने परिवार के साथ कराची छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा। उस वक्त साधना की उम्र केवल 6 वर्ष की थी। साधना के मुताबिक उनका परिवार कराची से दिल्ली गया, दिल्ली से बनारस गया, बनारस में कुछ समय रहा, उसके बाद कलकत्ता गया, कलकत्ता में कुछ समय रहने के बाद फाइनली 1950 में कलकत्ता से मुंबई पहुंचे, जहां शरणार्थियों के लिए जो मकान बनाए गए थे उन्हीं में से एक मकान में उनका परिवार भी रहने लगा। साधना बताती हैं कि वो अपने मोहल्ले की दादा हुआ करती थीं। उनका प्रिय खेल था पतंगबाजी। अपने 6-7 दोस्तों के साथ वो पतंगबाजी में पतंग काटने की शर्त लगाया करती थीं। साधना के मुताबिक वो मोहल्ले में सबसे अच्छा मांझा बनाती थीं और जब वो पतंग बनाया करती थीं तो उनके बगल में उनका एक चमचा फिरकी लेकर खड़ा रहता था। एक एक कर साधना सबकी पतंग काट दिया करती थीं। शर्त के मुताबिक सभी दोस्तों को पतंग कटने के एवज में एक एक पैसा उन्हें देना पड़ता था। फिर साधना उन पैसों को लेकर सामने वाले वड़ा पाव के ठेले पर जाती, जहां वो वड़ा पाव खरीद कर बड़े चाव से खाया करती थीं। साधना के मुताबिक बंटवारे और आर्थिक तंगियों की वजह से 10 साल तक वो स्कूल ही नहीं जाती थीं। 10 साल तक साधना की माँ ने ही उन्हें घर पर पढ़ाया। जब साधना 10 साल की हुई तब साधना के पेरेंट्स ने उनका एडमिशन वडाला के एक कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्ट 5th क्लास में ही करवा दिया। साधना के मुताबिक क्योंकि वो अपने घर मोहल्लों में सिंधी में बातें किया करती थीं, इसलिए क्लासरूम में बच्चों के साथ हिंदी में बात करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। मगर धीरे धीरे वो सीख गईं। साधना को बचपन से ही फिल्में देखना बड़ा अच्छा लगता था। नूतन उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थीं और नूतन को ही बड़े पर्दे पर देख देख कर उन्होंने बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब बुनना शुरू कर दिया था। साधना की फिल्मों में एक्टिंग करने की इतनी प्रबल इच्छा को देखकर उनके पिता ने अपने छोटे भाई हरी शिवदसानी से बात की, जिसके बाद राज कपूर की एक फिल्म श्री 420 के एक गाने मुड़ मुड़ के ना देख में साधना को एक बैकग्राउंड कोरस डांसर का रोल मिल गया। रोल बहुत ही छोटा था, मगर साधना इस रोल में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सब कुछ परफेक्ट चाहती थी और यही सब कुछ परफेक्ट होने की उनकी सोच राज कपूर से उनकी चिढ़ की वजह बन जाती थी। गाने के शूटिंग के बीच में ही साधना बार बार अपने बालों को संवारने लगती थीं। राज कपूर सोचते थे कि एक गाने के बैकग्राउंड कोरस डांसर के बालों को आखिर कौन ही नोटिस करेगा, इसलिए वो साधना को बार बार जल्दी करने के लिए कहते थे।
और साधना करती नहीं थी। इसलिए एक बार राज कपूर साधना पर बुरी तरह भड़क उठे। साधना भी डरी नहीं, बल्कि उल्टा राज कपूर के साथ बहस करने लगी। इन दोनों में तीखी नोकझोंक होने लगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साधना ने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से बीए की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए साधना ने पढ़ाई के साथ साथ कोलाबा में एक टाइपिस्ट की नौकरी करना शुरू कर दिया था। साधना सुबह सुबह कॉलेज चली जाती और कॉलेज से निकलकर दोपहर में घर वापस नहीं आ जाती, बल्कि सीधे कोलाबा चली जाती थी। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान साधना कॉलेज में होने वाले अधिकतर प्लेज में हिस्सा लेती थी। एक दिन एक ऐसा ही प्ले खत्म हुआ। साधना घर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उनके पास 4 आदमी आए। उन चारों ने कहा कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उनके पास साधना के लिए एक फिल्म में रोल है, क्या आप वो रोल करेंगी? साधना ने हाँ कर दी। इसके बाद साधना ने भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया। साधना ने जब शीला रमानी से ऑटोग्राफ मांगा तो शीला रमानी ने उनसे कहा कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं समझ गई हूँ कि आने वाले वक्त में इस फिल्म इंडस्ट्री में तुम बहुत नाम कमाओगी और उस वक्त मैं तुमसे ऑटोग्राफ मांगूंगी। जानते हैं इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को फीस के तौर पर क्या मिला? आपको यकीन नहीं होगा, इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को बतौर फीस सिर्फ 1 रुपये मिला था। मगर इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान साधना की एक फ़ोटो खींची और वही फ़ोटो मशहूर फिल्म मैगज़ीन सीन के पन्नों पर छप गई। सीन मैगज़ीन को पढ़ते वक्त उस फोटो पर नज़र पड़ गई एक मशहूर प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी की। शशिधर मुखर्जी साधना की खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने साधना से कांटेक्ट किया और ये जानकर कि साधना एक फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उन्होंने अपने एक्टिंग स्कूल यानी फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में साधना को फ्री में एडमिशन दिलवा दिया। साधना ने 1 साल तक फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग की। उसके बाद शशिधर मुखर्जी ने ही फिल्म लव इन शिमला में अपने बेटे जॉय मुखर्जी के ही अपोजिट साधना को बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे न्यू कमर डायरेक्टर आर.के. अय्यर। सब कुछ तैयार था, लोकेशन तैयार थी, कास्ट तैयार था, शेड्यूल तैयार था, मगर आर.के. नैयर तैयार नहीं थे फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि उन्हें साधना का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि साधना का माथा बहुत बड़ा और चौड़ा है। उन्हें पतला और छोटा करने के लिए उन्होंने जितनी भी तरकीब अपनाई सब फेल हो गई। आखिर में उन्होंने साधना से कहा कि साधना हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न की तरह अपने बालों को फ्रिंज कट कटवा ले। साधना को ये सही नहीं लगा। उन्होंने आर.के. नैयर से कहा कि एक भारतीय लड़की पर फ्रिंज कट अच्छा नहीं लगेगा, मगर आर.के. नैयर के बहुत समझाने पर उन्होंने अपने बाल फ्रिंज कट कटवा ही लिए और लव इन शिमला को उन्हीं बालों में शूट किया। बस फिर क्या था, लव इन शिमला के रिलीज़ के बाद साधना का ये फ्रिंज कट तो पूरे इंडिया में साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। इसी साधना कट बालों में साधना सैकड़ों लड़कों की सपनों की रानी बन गई और सैकड़ों लड़कियों ने सैलून में जाकर अपने बाल साधना कट करवा लिया। फिल्म लव इन शिमला साल 1960 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई थी। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही साधना और आर.के. नैयर के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। साधना धीरे धीरे आर.के. नैयर को पसंद करने लगी। आर.के. नैयर भी साधना को पसंद करने लगे थे और ये दोनों शादी करना चाहते थे, मगर साधना की माँ और उनके पिताजी इस शादी के लिए साफ इनकार कर रहे थे। इसकी 2 वजहें थीं। एक तो ये कि साधना और आर.के. नैयर के बीच एज गैप बहुत ज़्यादा था। साधना 17-18 साल की थी उस वक्त और आर.के. नैयर 27-28 साल के। दूसरी बात ये कि साधना की माँ को आर.के. नैयर की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहती थी कि साधना जब भी शादी करे तो राजेंद्र कुमार टाइप किसी लड़के से शादी करे, लेकिन साधना को ना ही आर.के. नैयर के उम्र से कोई फर्क पड़ता था और ना ही शक्ल से। साधना और आर.के. नैयर ने तय कर लिया कि अगर अभी वो शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो किसी से शादी नहीं करेंगे।
इस रिश्ते में बंधे रहेंगे, राहें जुदा नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। लव इन शिमला के इतने सुपर डुपर से भी ज्यादा हिट होने के बाद फिल्माले प्रोडक्शंस के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी मंथली सैलरी को 750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए। लव इन शिमला के बाद साधना ने फिल्माले की ही फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना, विमल रॉय की परख और एच.एस. वेल की मेरे महबूब फिल्म में काम किया। मेरे महबूब साधना के करियर की वो फिल्म थी जिसके बाद साधना का करियर स्काई रॉकेटेड हो गया। मेरे महबूब में साधना को कास्ट करने के लिए एच.एस. रेवेल को उनके डेट्स के लिए उन्हें तकरीबन 8 महीनों तक इंतजार करना पड़ा था। इस फिल्म में अपने किरदार को सोचकर साधना को लगा कि उनके ये बाल किरदार पर जचेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने साधना कट बाल दूसरे तरीके से कटवा लिए। मगर जब एच.एस. रेवेल ने उन्हें दूसरे तरह के बालों में देखा तो उन्होंने कहा कि पब्लिक साधना को साधना कट बालों में देखने के लिए ही पैसे खर्च करेंगी, इसलिए मैं तुम्हें साधना कट बालों में ही देखना चाहता हूँ। उसके बाद साधना ने साधना कट बालों में ही मेरे महबूब फिल्म की शूटिंग की। फिल्म मेरे महबूब में साधना के उस बुड़के वाले सीन को डैनी डिनजोंगपा से लेकर शाहरुख खान तक बॉलीवुड की अब तक की द मोस्ट अनफॉरगेटेबल सीन का तंगा दे दिया। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म होने के बाद साधना श्रीनगर से 134 किलोमीटर दूर तंगधार के पास 10,200 फीट की ऊंचाई पर नास्था चुन पास, जिसे कश्मीरी लैंग्वेज में नाथ चपा गली कहा जाता है, वहां पर वो भारतीय सैनिकों से मिलने गई थी। तब से ही वहां के आसपास के कश्मीरी लोगों ने उस नाथ चपा गली को साधना पास के नाम से पुकारने लगी। साधना वैसे भी कश्मीर में काफ़ी लोकप्रिय थी। उनकी फिल्म मेरे महबूब वहाँ पर सुपर हिट हुई थी। साधना और आर.के. नैयर पिछले तकरीबन 5-7 सालों से साथ थे, तो आखिरकार साधना के माता पिता भी साधना के शादी के लिए राज़ी हो गए। फिर 7 मार्च 1966 को साधना और आर.के. नैयर ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस शादी से ही साधना और उनकी बहन बबीता के बीच झगड़ा शुरू हुआ। दरअसल हुआ ये कि साधना की बहन बबीता, जो कि तकरीबन उनसे 6 साल छोटी थी, वो फिल्म एक्ट्रेस बनने की कोशिशें कर रही थी और उन्हीं दिनों मशहूर एक्टर रणधीर कपूर के साथ उनके अफेयर की खबरें भी फिल्म मैगजीन्स में जोर शोर से छपने लगी। राज कपूर रणधीर कपूर के पिता थे और उन दिनों राज कपूर फिल्म दुल्हा दुल्हन में साधना के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में एक दिन इंटरवल के दौरान राज कपूर ने साधना को अपने पास बुलाया और साधना से कहा कि तुम अपनी छोटी बहन को समझा लो कि एक साथ 2 सपने पूरे करने की कोशिश ना करे। एक सपना फिल्म एक्ट्रेस बनने का और दूसरा कपूर खानदान की बहू बनने का, क्योंकि कोई फिल्म एक्ट्रेस कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती और कपूर खानदान का ये उसूल है कि कपूर खानदान की कोई लड़की या औरत फिल्मों में काम नहीं करती। साधना को उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। साधना ने कहा कि क्यों, क्या फिल्म में काम करने वाली लड़कियां आवारा और बदचलन होती हैं? राज कपूर को साधना से इस तर्क टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने साधना को गुस्से से देखते हुए कहा कि जब तुम ही नहीं समझ रही हो तो उसे क्या समझाओगी, और ये कहकर चले गए। पूरे बॉलीवुड में ये बात फैलने लगी कि साधना और राज कपूर के बीच बबीता और रणधीर के रिश्ते को लेकर बात हुई है। जब कोई भी बड़ा अफवाह फैलता जाता है तो उसमें और ज़्यादा नमक मिर्च लगने लग जाता है। तो फैलते फैलते ये बात बबीता के कानों तक भी पहुंची। बबीता ने सोचा कि राज कपूर और साधना के बीच उनके और रणधीर कपूर के रिश्ते को लेकर कुछ बात हुई है, तो साधना ने इस बारे में कुछ उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। तो बबीता को लगने लगा कि साधना ने ज़रूर राज कपूर से कुछ ऐसी बात कही है जिससे राज कपूर उनसे खिंचे खिंचे रहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। बबीता ने सोचा कि बड़ी बहन होने के नाते साधना को राज कपूर के सामने उनका पक्ष लेना चाहिए था। अगर वो चाहती तो राज कपूर के सामने वो उनकी और रणधीर के शादी की बात कर सकती थी, मगर साधना ने ऐसा नहीं किया। राज कपूर के सामने उन्होंने उनका पक्ष नहीं लिया। ये सब बातें सोच सोच कर मन ही मन साधना से कुढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद एक बर्थडे पार्टी में साधना और बबीता की एक दूसरे से मुलाकात हुई। बबीता ऊपर छत पर अकेले में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद साधना भी उनके पास आई।
फिर साधना ने बबीता को समझाना शुरू किया कि राज कपूर तुम्हारे और रणधीर के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हारा भला बुरा सोच सकती हूँ। तो बबीता ने कहा कि हाँ, तुम बड़ी हो, इतनी बड़ी हो गई हो कि हम सब तो तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम लाखों रुपए कमा रही हो। साधना ने कहा कि इसमें लाखों रुपए कमाने की बात कहाँ से आ गई। बबीता ने कहा कि आज तुम उस मुकाम पर पहुंच गई हो जहां हर कोई तुम्हारी ही बात पर यकीन करता है। साधना ने कहा कि तुम नहीं समझती, छोटे भाई बहन तो बिल्कुल औलाद की तरह होते हैं। बबीता ने हंसते हुए कहा कि औलाद के बारे में कभी ऐसा मत सोचना कि जिंदगी भर औलाद के लिए ही तरसती रह जाओ। साधना बबीता की ये बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई और बबीता ये बात कहकर रोते हुए चली गई। इतना बड़ा श्राप, इतनी बड़ी हाय, इतनी बड़ी बद्दुआ, ये सब किसी दूसरी औरतों को मिली होती तो वो अब तक अपने ऊपर काबू खो चुकी होती, मगर साधना ने अपने ऊपर काबू रखा। इसके कुछ दिनों बाद ही साधना और आर.के. नैयर को खुशखबरी मिली कि साधना प्रेग्नेंट है, साधना मां बनने वाली है। मगर ये खुशखबरी कुछ दिनों बाद ही मातम में बदल गई जब साधना का मिसकैरेज हो गया। साधना अपने बच्चे को खो देने के बाद पूरी तरह से टूट गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद हफ्ते भर तक साधना अपने घर से निकली तक नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना के कुछ करीबी बताते हैं साधना के अपने बच्चे को खो देने की वजह बबीता के उस श्राप को बताती हैं जो उस रात बबीता ने उन्हें छत पर दिया था। इसलिए साधना बबीता को अपने बच्चे की कातिल समझती थी। इसी घटना के बाद से साधना ने बबीता से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। साधना का फिल्म करियर काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। मेरा साया और अनीता जैसी ऑल टाइम सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की वजह से साधना को बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल का टाइटल मिल चुका था। साधना ने राजकुमार, वक्त, आरजू और बदतमीज जैसी फिल्मों में काम किया। साल 1968 में जब साधना डायरेक्टर एच.एस. रवल की फिल्म संघर्ष को साइन करने वाली थी, तभी उन्हें थायराइड हो गया। साधना ने एच.एस. रवल को कॉल करके कहा कि वो इस फिल्म के लिए किसी दूसरी एक्ट्रेस को साइन कर लें, क्योंकि उन्हें थायराइड हो गया है, वो ये फिल्म नहीं कर सकती। इस पे एच.एस. रवल ने साधना से कहा कि अगर वो मेरे महबूब के लिए साधना का 8 महीनों तक इंतज़ार कर सकते हैं तो फिल्म संघर्ष के लिए वो 1 साल तक इंतज़ार करने के लिए भी राज़ी हैं। एच.एस. रवल की इस बात ने साधना के दिल में एच.एस. रवल की जगह हमेशा के लिए बना दी। लेकिन इसके 5 दिनों बाद ही साधना ने एक बड़े अखबार में एक घोषणा देखी कि डायरेक्टर एच.एस. रवल ने अपनी फिल्म संघर्ष के लिए वैजयंती माला को एज ए लीड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया है। डायरेक्टर पी.एस. पंछी ने भी राज कपूर स्टारर द फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से साधना कपूर को निकाल दिया। साधना अपनी थायराइड का इलाज करवाने के लिए बॉस्टन के ली क्लिनिक गई, जहां से जब वो इलाज करके वापस लौटी तो उन्होंने पूरे बॉलीवुड को एक शानदार पार्टी दी, ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि वो दोबारा से कैमरा फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। इलाज करवाने के बाद साधना ने इंतकाम और एक फूल दो माली जैसे 2 सुपरहिट फिल्मों में काम किया, मगर उसके बाद इश्क पर कोई जोर नहीं, सच्चाई और दिल दौलत दुनिया जैसी कुछ फिल्में उनकी फ्लॉप होने लगीं। उसके बाद तो साधना के किस्मत ने उनके साथ कुछ ऐसा खेल कर दिया जिसकी साधना को उम्मीद तक नहीं थी। मशहूर न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून के पन्ने पर छपी एक खबर के मुताबिक थायराइड ठीक होने के बाद साधना को एक नई आंख की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनके दोनों आंखों की रोशनी चली गई। साधना पूरी तरह से अंधी हो गई और महीनों के इलाज के बाद उनकी सिर्फ एक आंख की रोशनी लौट पाई, वो भी थोड़ी सी, पूरी नहीं। थायराइड की वजह से वैसे भी साधना के गले को काफ़ी नुकसान हुआ था और अब उनकी एक आंख की रोशनी ही नहीं थी और दूसरे आंख में थोड़ी सी रोशनी थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी बाहर निकली सी दिखाई देने लगी थीं, जिसकी वजह से उनका खूबसूरत चेहरा अब बदसूरत होने लगा था। और इसी बदसूरती की वजह से साधना को फिल्मों के ऑफर्स धीरे धीरे मिलने ही बंद हो गए और साधना का फिल्म करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। साधना के पति आर.के. नैयर का फिल्म करियर भी तबाह हो चुका था, क्योंकि फिल्म इंतकाम के बाद आर.के. नैयर की कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी, जिसके बाद आर.के. नैयर को भी फिल्मों के ऑफर्स मिलना बंद हो चुके थे।
इसके बाद साधना की माली हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई और साधना बॉलीवुड की चमक धमक से दूर कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो गई। साल 1996 में साधना के पति की अस्थमा की वजह से मौत हो गई। यह अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था और उन्हें दिल की बीमारी भी हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इस अकेलेपन और बीमारियों के परेशानियों के साथ साथ साल 2010 में उनकी ज़िंदगी में एक और बड़ी परेशानी आ गई। संगीत नाम की एक बिल्डिंग में जो वो पिछले 50 साल से रह रही थीं, एक दिन उसी बिल्डिंग का बिल्डर उनके घर आकर उन्हें ये बिल्डिंग छोड़ देने का दबाव बनाने लगा। जब साधना ने मना किया तो उसने साधना को धमकी देते हुए कहा कि अगर साधना ने उस बिल्डिंग को नहीं छोड़ा तो वो गुंडों को भेजकर इसी घर में साधना की हत्या करवा देगा। साधना उसकी ये बात सुनकर बुरी तरह घबरा गई और उन्होंने पुलिस में बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को अरेस्ट किया, मगर एक ही दिन बाद बेल पर उसे छोड़ दिया। साल 2012 में आशा भोसले, जो कि संगीत नाम की उस बिल्डिंग की ओनर थीं, उन्होंने उस बिल्डिंग को लेकर साधना पर मुकदमा कर दिया। साधना की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती थी और इस बीमारी के हालत में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी खाने पड़ रहे थे। साधना की एक दोस्त बताती है कि एक दिन परेशान होकर साधना ने उनसे कहा था कि आशा ने मेरी ऐसी हालत में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा कर मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है। कहा जाता है कि साधना ने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। दिसंबर साल 2014 में एक दिन सुबह सुबह साधना सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके मुंह से खून बह रहा है। साधना बिल्कुल घबरा गईं। वो जोर से चिल्लाना चाहती थीं, मगर उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। किसी तरह से उन्होंने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। पड़ोसी साधना को लेकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने साधना की ज़िंदगी बचाने के लिए उनकी इमरजेंसी सर्जरी की। इसके बाद मालूम चला कि साधना को ट्यूमर भी हो गया है। ट्यूमर के इलाज के लिए साधना के पास पैसे नहीं थे। साधना ने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से पैसे की मदद मांगी, मगर किसी ने भी उनके पैसों की भी मदद नहीं की और आखिरकार अपने अकेलेपन और बीमारियों से जूझती साधना ने 25 दिसंबर सन 2015 को अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये थी साधना की ज़िंदगी की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं।